जो राजा बलि थे उन्होंने सारी जगह जीत लिया था, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। अब देवता जाए कहां? तो विष्णु जी ने वामन का अवतार लिया। वामन थे काफी छोटे कद के, तो वो राजा बलि के पास गए। राजा बलि उस टाइम पूजा पाठ कर रहे थे और शुक्राचार्य जो थे वहीं पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा ये राजा बलि ने कि ये छोटे से कौन आदमी आया है, तो उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांग चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे को तो तीन मतलब पग है ना, तीन पांव नापने जितनी जमीन जगह चाहिए। तो शुक्रदेव ने उनको मना किया कि ये विष्णु जी हैं, कुछ मत दो इनको, विष्णु जी हैं, कुछ मत दो। अब वो वामन जी ने उनको, विष्णु को कहा कि तू बीच में आप कड़ंगे मत डालो। तो वो क्या है, केतली के अंदर घुस गए शुक्रदेव। उनको डर लग रहा था विष्णु जी से। तो इधर से उन्होंने क्या किया कि वो लकड़ी से, वो जो जहां से चाय निकलती है ना, चाय की केतली में, उस केतली के वो जो मुंह के अंदर वो छुप गए थे। तो वहां जब उन्होंने कोई लकड़ी वगैरह से उसको उनको निकाला कि बाहर निकलो, तो उनकी एक आंख फूट गई, काने हो काने करने हो गए। तो काने हो शुक्राचार्य मतलब अगर किसी की आईज में प्रॉब्लम है तो शुक्रदेव से भी देखा जाता है। फिर वामन अवतार जो थे, उन्होंने जब राजा बलि ने कहा चलो विष्णु जी हैं तो मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा, और राजा बलि बहुत इंटेलिजेंट भी थे, तो उन्होंने कहा चलो दी आपको। तो एक उन्होंने अपना वामन जो अवतार में थे विष्णु जी, उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया। तो एक पांव में तो उन्होंने स्वर्गलोक ले लिया, एक में पृथ्वी लोक। अब उन्होंने कहा बताओ तीसरा पांव कहां रखूं? तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। तो सर पे जैसे ही उनका पांव टच हुआ तो उनको तो मोक्ष मिल गया, राजा बलि को। तो शुक्रदेव ने उस टाइम काफी उनको मना किया था कि ये राजा जो वामन है ये विष्णुदेव है, विष्णु भगवान है, इसलिए आप इनके कहने में मत आओ। और वो उनको जो मना कर रहे थे वामन अवतार में कि तुम मेरे इसमें अड़ंगे मत डालो, तो वो भाग के केतली में घुस गए और केतली के जो मुंह पे छुप गए थे। तो वहां उन्होंने उनकी वो जब लकड़ी वगैरह से किया तो उनकी आंख फूट गई। तो विष्णु जी अब दूसरे क्या थे कि जब देवताओं को तो अमृत मिल गया, तब महादेव जी ने, क्योंकि ये असुरों के शुक्राचार्य गुरु हैं, तो इनको संजीवनी विद्या दी। अब वीनस ग्रह से सीक्रेटिव चीजें भी देखी जाती हैं। तो वीनस ऑलवेज कीप द थिंग सीक्रेट, क्योंकि आज तक किसी को जो संजीवनी विद्या किसी को और को नहीं पता है, ये सिर्फ विष्णु जी को ही पता है। उसके बाद हमने है ना, ये जैसे ब्यूटी के, परफ्यूम्स के, जितना जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं उन सब के भी कारक हैं, व्हीकल के, लग्जरी हाउस के, ये वीनस इन सब के कारक हैं। उसके बाद हमने सैटर्न का देखा था। तो सैटर्न के भी 3 नक्षत्र हैं जिसके लॉर्ड हैं पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। अभी जो सैटर्न है वो उत्तरा भाद्रपद से ट्रांजिट होंगे थोड़े दिन बाद। अभी वो पूर्वा भाद्रपद से चल रहे हैं, तो पूर्वा भाद्रपद के लॉर्ड हैं जुपिटर, और ये एक राशि के अंदर 2.5 ईयर्स रहते हैं। तो ये एक हमने अब तक कवर किया था, मतलब सारे प्लेनेट का लेके अभी तक वीनस तक हम कर चुके हैं। तो अब हम आज है ना राहु केतु का स्टार्ट करेंगे। यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नहीं, अभी रिवाइज हो गया, क्लियर है। हाँ, तो इसका ये आपको वैसे भी काफी जगह अगर इसका मतलब ये चीजें मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हाउस सिग्निफिकेशन, प्लेनेट सिग्निफिकेशन, उसके बाद हम जो भी करेंगे जॉडियक साइन की सिग्निफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एस्ट्रोलॉजी के लिए। ठीक है? अब राहु केतु जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम पे कि ये कोई प्लेनेट नहीं है, ये सेलेस्टियल बॉडी नहीं है राहु केतु। तो ये क्या है कि जो
मून पृथ्वी के अराउंड रोटेट कर रही है, तो मून का एक ऑर्बिट बनता है और पृथ्वी भी, जो सारे प्लेनेट किसके, सन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो जो इन दोनों मून का जो इंटरसेक्शन ऑर्बिट का रोटेशन हो रहा है और पृथ्वी जो सन के कर रही है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर जो दो पॉइंट बनेंगे, तो एक बनता है नॉर्थ नोड, तो वो तो है ना राहु, और केतु होते हैं साउथ नोड। तो ये शैडो प्लेनेट है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है राहु की, कि राहु का जो बिहेवियर है ना, क्योंकि किसी भी राशि की लॉर्डशिप स्वामित्व राहु को नहीं दिया है, तो राहु किसकी तरह बिहेव करते हैं, तो राहु जहां पे जिस हाउस में बैठेंगे, जिस उसकी जो कहते हैं कि जो उसकी, मान लीजिए अगर ये सन की राशि कौन सी है, लियो, तो अगर सिंह राशि में राहु है तो वो सिंह के ही तरह काम करने लग जाएंगे, सूर्य की तरह। अगर ये कर्क राशि में बैठे, वहां पे और कोई प्लेनेट नहीं है, अगर मान लीजिए बुधदेव हैं, तो ये बुधदेव की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, क्योंकि शैडो प्लेनेट है। वैसे इनका बिहेवियर जनरली राहु का होता है सैटर्न की तरह, और केतु का जो बिहेवियर कहते हैं वो मंगल ग्रह की तरह। तो ये प्लेनेट नहीं है, शैडो प्लेनेट है। अब इनका जो ट्रांजिट होता है एक राशि में, ये 1.5 साल रहते हैं, महीने। अब राशियां कितनी है टोटल, हाउसेस कितने हैं, 12। तो 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, 18 ईयर्स। क्लियर? समझ आ गया कि आपको कैसे है? हाँ ठीक। अब जैसे मैं आपको एक इसमें बता देता हूं कि अब यहां पे जो हमारा ये हाउस क्या कहलाता है, फर्स्ट हाउस। अब यहां पे जब राहु का गोचर होगा, इसको ट्रांजिट भी कहते हैं गोचर। गो माने गाय, गाय के 4 पांव, चर माने मूवमेंट, चलने वाला। हाँ, गोचर इक्वल टू ट्रांजिट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, याद रखना, यहां राहु है सपोज फर्स्ट हाउस में, अगर मान लीजिए मिसिंग हो गया केतु, केतु की लोकेशन इस कुंडली में नहीं पता, तो केतु कहां होंगे, केतु राहु केतु एक नॉर्थ नोड है, एक साउथ नोड, मींस दे आर 180 डिग्री अपार्ट। ओके, अपोजिट होंगे ना सर, फिर वो होंगे 180 डिग्री पे रहेंगे, तो केतु अपने आप यहाँ पे 7th हाउस में आ जाएंगे। 7,000। फिर मिल जाएंगे। तो यहां पे केतुदेव विराज जाएंगे। अब एक राशि की स्पान कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में ट्रेवल कितने टाइम में कर रहे हैं, 1.5 साल, 18 महीने में। तो आप इनको अगर 12 हाउसेज हैं, राशियां भी 12 हैं, तो एक राशि से 30 डिग्री में 18 महीने, तो 360 डिग्री के अंदर यहां पे ये 18 साल लगाते हैं। 18 साल लगा। हाँ, सैटर्न के कितने लगते हैं एक चक्कर के लिए? 7.5 साल। 7.5 साल नहीं, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का। ओके ओके। 7.5 साल नहीं, 2.5 साल एक घर में है। 2.5, हाँ
30 साल। ये भी चीजें आपको याद होनी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप अगर इसके अंदर लर्न करते जाएंगे ना, अपने आप याद होता जाएगा। 12 है, सही है। एक में हाँ। सैटर्न के लगा 30 डिग्री ट्रेवल करने के लिए 2.5। ठीक है, ठीक ठीक। तो अब हम राहु के नक्षत्र देखेंगे पहले, क्योंकि इनको कोई राशियां तो गिवन है नहीं। तो राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? आराद्रा, स्वाति, शतभिषा। आगरा स्मृति। ये 3 नक्षत्र राहु को गिवन है। केतु को कौन कौन से हैं? अश्विनी, मूला। मूला। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि कौन से प्लेनेट को कौन सी नक्षत्र गिवन है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो दशाओं का सीक्वेंस होता है वही नक्षत्रों के लॉर्ड का सीक्वेंस होता है। उसी सीक्वेंस के अंदर नक्षत्र होते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या है कि राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे कि राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। बेसिकली जो समुद्र मंथन के टाइम इन्होंने बेईमानी से जो अमृत, जो नेक्टर पिया था, अमृत का पान, तो विष्णु जी को जब सूर्य और चंद्रमा ने कंप्लेंट की तो उन्होंने उसी टाइम सुदर्शन अपने जो चक्र से इनकी गर्दन काट के, तो राहु के तो गले तक पहुंचा था, लेकिन केतु को कहते हैं कि उन्होंने अलग कर दिया तो वो दोनों एक तरफ हो गए। केतु के तो धड़ है, राहु के नीचे वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ सर गर्दन तक है। इसका ये सिग्निफिकेशन है कि राहु जो है वो कभी, जो कहते हैं ना अपन, संतृप्त नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, नेवर सेटिस्फाई। तो राहु एक और क्या है कि इल्यूजन के कारक है। मतलब जैसे अगर किसी के 10, ये जो 10th हाउस है, अगर उसमें राहु है तो वो आप देखोगे कि मीडिया के अंदर बहुत सक्सेसफुल रहेगा। तो इल्यूजन के कारक है, शैडो प्लेनेट है। इनको अगर कलर देखें तो इनका कलर होता है नेवी ब्लू, डार्क ब्लू होता है ना जो, वो कलर इनका राहु का कलर है। अब राहु को कैसे, तो कहते हैं कि जैसे कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के अंदर इनको जो चीज हमको दिखती नहीं है, क्योंकि ये शेडो है, उन सब के कारक है ना राहु है। तो आज जो इंटरनेट है वो दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो उसके भी कारक है ना राहु देव है। ऑल टेक्नोलॉजी। हाँ, अब इनके, क्योंकि वो तो है ही नहीं, जैसे जो पेट रहता है, पेट के अंदर जब खाना खा लेता है आदमी तब उसकी संतृप्ति होती है, तो इनके तो है ही नहीं। तो इनके तो जितना अगर जाया जाएगा तो वो ये कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं है। नेवर सेटिस्फाइड। इंटरनेट है, उसके ये कारक है। अब ये जो मेन इनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो रूल्स रेगुलेशन है, जो एक नियम कायदे कानून है, उसको वहां पे ब्रेक करते हैं राहु। तो राहु मतलब ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स चीजें करेंगे। ट्रेंड सेटर। हाँ, मतलब ये
अपना ही ट्रेंड अलग सेट करेंगे। अब जैसे मैं आपको बताऊं, हाँ। अगर किसी के 7th हाउस के अंदर, जो कि मैरिज का हाउस है, स्पाउस का हाउस है, वहां पे अगर राहु है, और अगर उसने मतलब अपने जो नॉर्मल रीति रिवाज से और घर वालों ने जैसे शादी तय कर दी, तो वो उसकी शादी सक्सेसफुल जाती नहीं है। वहीं पे अगर उसने अनऑर्थोडॉक्स तरीके से की, इंटरकास्ट मैरिज कर ली, या फॉरेन में जाके कर ली, या खुद ही ने बाके, तो वहां पे उसकी सक्सेसफुल चली जाएगी। अब अगर यही सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस स्पीच का भी है, तो ये आदमी कभी सही चीज तो बोलेगा ही नहीं। अब वेल्थ का भी है, तो वेल्थ इसके पास जो भी आएगी वो सारी अनऑर्थोडॉक्स तरीके, लीगल तरीके से नहीं आएगी। और अब वो क्या है, फूड का भी है, तो आप देख लेना कि जिसके सेकंड हाउस के अंदर है राहु, फैमिली का भी है, तो उसके यहां सारी, जब तक अगर वो खान पान में भी उसके है ना, सारी गलत चीजों की उसकी आदतें पड़ जाती हैं। मैंने खुद ने देखे हैं, मतलब ब्राह्मण लोग, उनके सेकंड हाउस में राहु है, बट दे आर नॉन वेज, फुल ड्रिंकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, राहु सेकंड हाउस के अंदर है। और एक नहीं, नंबर ऑफ हॉरोस्कोप देखी है और उसको मैंने वेरीफाई किया हुआ है। अब सेकंड हाउस वेल्थ का भी है, तो वेल्थ के भी ये कारक हैं। अब ब्रांडेड जितनी चीजें हैं, जो भी ब्रांडेड होता है ना, जैसे किस 11th हाउस क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है, तो 11th हाउस के अंदर अगर राहु है, तो वो आदमी हमेशा ब्रांडेड चीजों की तरफ ही जाएगा। वो ये नहीं है कि भाई फुटपाथ से कोई चीज खरीदी, कोई अनब्रांडेड चीज ले ली, या कपड़ा लेके वो टेलर के जाके सिलाएगा। उसको तो चाहिए तो बिल्कुल ब्रांडेड चाहिए। मोबाइल खरीदेगा तो आईफोन खरीदेगा, एप्पल का ही। लैपटॉप भी लेगा तो Top क्या, class। हाँ बिल्कुल टॉप क्लास। घड़ी लेगा तो बिल्कुल उसको टिसॉट या ओमेगा घड़ी चाहिए। तो ये ब्रांडेड चीजों के भी राहु कारक हैं। अब क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने इनको कंप्लेंट की थी, तो सूर्य और चंद्रमा इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर एक हाउस में फंस गया तो गड़बड़ है। नहीं, वो कहते हैं कि ग्रैंड लगा लिया। हाँ। अब एक और चीज है इसके अंदर, राहु केतु के अंदर, कि जो प्लेनेट का मूवमेंट होता है ना अपने जोडियक साइन के अंदर, 1 नंबर राशि से 2 नंबर में आएगा, 2 से 3 में आएगा, 3 से 4, मतलब नॉर्थ इंडियन सिस्टम के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मोशन। लेकिन राहु केतु ऑलवेज रिट्रोग्रेड, वक्री। वक्री है। ये मोशन में Clockwise। डायरेक्ट होते ही नहीं है। अब इनके क्या है कि जो साइन है डेबिलिटेट, जैसे मैंने जुपिटर कैंसर के अंदर होता है, और उसकी 7वीं राशि के अंदर वो नीच का हो जाएगा। तो राहु के लिए क्या मिथ है, कुछ तो इसको क्या है कि वृष राशि जो है ना, तौरस, उसमें उच्च का मानते हैं, और कुछ इसको जो 3 नंबर की राशि है ना, मिथुन, जेमिनी, उसके अंदर कहते हैं कि उच्च का होते हैं, एग्जॉल्टेड। अब इसकी फिर डेबिलिटेट बताओ मेरे को, कौन सी राशि हो जाएगी? अगर हमने तौरस उच्च की राशि ली, तो कौन से में ये डेबिलिटेट होंगे? कैन एनीबडी टेल्स? मैंने इसका भी बताया था, कोई याद बात करने की जरूरत नहीं है। तुला है जी? इससे तुला राशि 7वें में तुला राशि 7, उसको आप कौन बोल रहे हैं, नाम बताना तो। दीप्ति महाजन। देखिए, जिस अपन यहाँ क्या होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जब 7वां बोला है ना, तो मतलब जहां से हम काउंट कर रहे हैं ना, उसको इंक्लूड करना है। इंक्लूड करता है। तुला है 7 नंबर की राशि, तो 7 किससे हुई? मेष राशि से होगी वो तुला।
अच्छा। तो टॉरस लेंगे तो टॉरस तो 2 नंबर की है, तो 2 से लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 नंबर की राशि है जो कि वृश्चिक, जिसको स्कॉर्पियो कहते हैं। वृश्चिक में डेबिलिटेड हो गए। अब अगर मिथुन के अंदर हम मान रहे हैं तो मिथुन 3 नंबर हुई, तो 3 से काउंट करिए, 3 इंक्लूड करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है 8 नंबर, नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या हुई? धनु। और धनु को क्या कहते हैं? सैगिटेरियस। यहां पे ये डेबिलिटेड हो जाएंगे। तो ये सिंपल सिंपल से फार्मूले आप याद रखोगे ना, तो अपने आप ही आपको कोई चीजें रट्टा मारने की इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं। अब राहु से क्या है कि सर ये धनु वाला थोड़ा रिपीट करिए ना प्लीज। राहु से है ना फाइनेंस भी देखा जाता है। अब राहु की प्लेसमेंट भी हम देखेंगे जब देखेंगे। और इनसे क्या है कि जैसे फॉरेन ट्रेवल भी देखा जाता है। आपको मैं एक टिप देता हूं कि आपके पास अगर कोई हॉरोस्कोप आए, राहु और मून का कनेक्शन है, तो आप देख लेना वो व्यक्ति फॉरेन जाएगा। और अगर एक साथ में कंजक्ट है तो वो फॉरेन सेटलमेंट के भी उसके चांसेस आ जाते हैं। तो फॉरेन ट्रेवल के लिए भी देखा जाता है। और राहु मून का क्या देखना है सर, क्या कॉम्बिनेशन देखना है? एक हाउस में राहु नहीं, राहु मून का कंजक्शन आ रहा है, कनेक्शन। राहु मून अगर कनेक्ट है तो वो व्यक्ति फॉरेन जाएगा, पक्का है, लिख लेना आप। मतलब सर किसी के 11th हाउस में, 5th हाउस में, ऐसे किसी भी हाउस में नहीं एक नहीं, साथ? देखिए मैं बताऊं ना, कनेक्शन जैसे ये मैंने एक बनाई, इसमें हाँ। कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल में है। ये 1, ये 5, वो 9, 9 ओके 8 12। तो एक तो ये कनेक्शन बनता है, ट्राइन कनेक्शन इसको बोलते हैं। क्या कहलाएगा ये? ट्राइन। अब एक कनेक्शन बनता है जिसको बोलते हैं 2 12। 2 12। अब जैसे यहां पे फर्स्ट हाउस में राहु है, इसका सेकंड हाउस क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है। और इसका 12th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिए वापस। हर घर के एक घर पहले वाला उसका 12th हाउस होता है। अब ये सेकंड हाउस है, इसका 12th कौन सा होगा? ये हाउस, ठीक है ना। ठीक। अब ये जो 12th है, इसका 12th कौन सा होगा? ये वाला। इसके 11th वाला। इसीलिए इस हाउस का 12th, ये 12th हुआ, उसके एक घर पहला। ओके। हाँ। अब जैसे ये सेकंड हाउस है, इसका 12th कौन सा हुआ? फर्स्ट हाउस, एक घर पहला। फर्स्ट हाउस। अब 2 12। अब सेकंड हाउस क्या हुआ? उसका एक घर अगला। तो फर्स्ट का अगला कौन सा हुआ? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। अब 12th के लिए मैं देखूं सेकंड हाउस कौन सा है, तो फर्स्ट हाउस। ये 11th हाउस है, तो 11th हाउस का सेकंड हाउस कौन सा हुआ? 12th हाउस। तो मैं इसके अंदर एक और चीज आप नोट करना चाहे कर लो, हर हाउस का 12th हाउस उसका एक्सपेंडिचर है, उसको निगेट करता है, उसके लिए नेगेटिव काम करेगा।
तो 12th हाउस ये क्या है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ के लिए, तो ये 12th हाउस फर्स्ट हाउस को नेगेटिव काम करता है। अब ये सेकंड हाउस होता है परिवार का, वेल्थ का, स्पीच का, तो इसके लिए ये जो हाउस है 12th, ये इसका नेगेट करता है। अब अपन बात कर रहे थे 2-12, तो राहु यहां पे है और यहां पे मान लीजिए मून आ गया, तो ये, और एक यहां पे प्लेनेट आ गया है सपोज जुपिटर, तो हम ये कहेंगे कि राहु, जुपिटर, मून ये 2-12 में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो एक क्या आया? 1 ट्राइन का कनेक्शन, एक 2-12 का कनेक्शन, उसके बाद आता है एस्पेक्ट 1-7 से कनेक्शन। अब 1-7 कैसे हुआ? ये राहु केतु 1-7 एक्सिस पे है, ये ऑलवेज 1-7 पे, मतलब 180 है तो ये हमेशा ही अपोजिट रहेंगे। अब जुपिटर यहां है और सपोज कीजिए यहां पे मार्स है, ठीक है, तो जुपिटर मार्स से 1-7 से कनेक्ट हुआ। क्लियर? अब मून यहां है, क्योंकि देखिए यहां से जुपिटर वापस देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो जुपिटर और मंगल 1-7 एक्सिस से कनेक्ट हो गए, तो ट्राइन कनेक्शन, 2-12 कनेक्शन, 1-7 कनेक्शन। अब एक कहलाता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होगा? साथ में बैठे हो। अब मान लीजिए यहां पे मरकरी और ये वीनस, ये 11th हाउस में है, तो हम कहेंगे मरकरी और वीनस कंजक्ट है। तो इतने, अब इसके अंदर सबसे पावरफुल होता है कंजक्शन, उसके बाद होगा 1-7, फिर ट्राइन और फिर 2-12। तो कंजक्शन का 100% काम करता है, और उसके बाद 1-7 75%, ट्राइन में 50% और 2-12 में 25%। ये रूल भृगुनंदी नाड़ी में भी लगता है, ये याद रखना। आप किसी का भी हॉरोस्कोप देखेंगे तो सबसे पहले ये चेक कर लेना कि जो मैंने अभी आपको ये 4 बताए हैं उसमें कोई प्लेनेट कंजक्ट कनेक्शन में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने 4? कोई बताएगा वापस? वन सेवन बताया, 2-12 बताया, 2-12 ट्राइन और कंजक्शन। 1-7 2-12 ट्राइन और कंजक्शन। ठीक है, हाँ। कंजक्शन में अगर कई भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये बताओ चलो मेरे को। एक हाउस में 9 प्लेनेट है, आई थिंक क्या 9 के 9 एक हाउस में हो सकते 4, हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे सर, क्योंकि केतु और राहु तो अलग ही होंगे। करेक्ट, राहु केतु तो 180 पे ही रहेंगे, तो मैक्सिमम 8 प्लेनेट एक साथ हो सकते हैं। मेरे पास वो भी हॉरोस्कोप है, वो भी अपन आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो 61 या 62 का वर्थ था, जो उस टाइम है ना, ये एक ही प्लेनेट इधर था। अब ये जो आपने सुना होगा ना वो काल सर्प, हाँ, उसमें भी क्या होता है कि राहु केतु के एक साइड में ही सारे प्लेनेट होते हैं ना, तब उसके अंदर इस टाइप का वो कहते हैं कि भाई ये काल सर्प का ये बन रहा है। काल पर। हाँ, तो अब हम देखते हैं आगे इसका राहु का। एक मिनट, अब जैसे जो भी, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो सैटर्न है उसे
मतलब जो लोअर लेबर क्लास का होता है ना, वो देखा जाता है। तो इसी तरह अब जैसे केतु है, राहु से क्या होता है कि जो स्वीपर्स होते हैं ना, उनका सिग्निफिकेशन किया जाता है। अब अगर हम माइथोलॉजी में भी देखें तो राहु जो थे ना, वो होलिका और ये जो हिरण्यकश्यप, जिसमें वरा ये नरसिंह अवतार लिया था ना उन्होंने, विष्णु जी ने, तो जो क्या नाम था उनका, प्रहलाद, प्रहलाद के नाना जी राहु थे। नाना ऑफ प्रहलाद नरसिंह अवतार में। तो जितना मैटरनल साइड के अंदर, मतलब हम अपने जो दादा दादी नाना नानी, वो राहु से भी देखते हैं, और केतु से भी मामा वगैरह को देखा जाता है। अब मैंने इसका ट्रेवलिंग बता दिया, एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन का अपन ने देख लिया, इंटरनेट और डाटा एनालिसिस, रिसर्च, इन सब के कारक भी राहु हैं। इंटरनेट, जितना सॉफ्टवेयर है, जो चीज दिखती नहीं है, कम्युनिकेशन, जितना इल्यूजन है, उन सब के कारक वो है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो भी प्लेनेट की दो कैटेगरी है, ये मैलेफिक प्लेनेट में राहु केतु आते हैं। अब हमारे 159 जो है वो लक्ष्मी स्थान होता है, और केंद्र स्थान कौन कौन से होंगे, 1, 4, 7, 10, ये विष्णु स्थान कहलाए जाते हैं। तो 159 के अंदर कोई प्लेनेट बैठा है और उसका कनेक्शन 1, 4, 7, 10 से हो गया, तो वो राजयोग बनता है। अब क्या है कि जो 6, 8 और 12, इनको नेगेटिव हाउसेस कहते हैं। 6th हाउस क्या है, रोग रिपू ऋण है। 8th हाउस से भी मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, कई चीजें आती है। 12th है एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन, कोर्ट केस, जेल वेल, कईयों का कारक है। लेकिन जब मैलेफिक प्लेनेट निगेटिव हाउस में बैठता है तो वहां वो अच्छे रिजल्ट देता है, और अगर कोई शुभ प्लेनेट इन नेगेटिव हाउस में बैठ गया तो वहां पे नेटिव को खराब रिजल्ट मिलते हैं। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ? अगर राहु 6, 8, 12 में कहीं है तो वहां वो अच्छे रिजल्ट देगा, और अगर जुपिटर 6th हाउस में बैठ गया तो ये रोग रिपू ऋण का कारक है। तो वो रोग अगर होगा, उसको रोग बढ़ जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा, क्योंकि जुपिटर हर चीज का एक्सपेंशन करता है। सैटर्न 6th हाउस में अच्छा कहलाते हैं। तो जो मैलेफिक प्लेनेट, अब दूसरी चीज एक और याद रखिए, केंद्र के अंदर अगर शुभ ग्रह बैठ गए तो वो अपनी शुभता खो देते हैं। अगर जुपिटर, वीनस और बेनिफिक मून और मरकरी 1, 4, 7, 10 में आ गए तो उनकी शुभता कम हो जाती है। वहीं मैलेफिक प्लेनेट शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, ये 1, 4, 7, 10 में आ गए तो इनकी अशुभता, मैलेफिकनेस, नीचता, वो कम हो जाती है। तो अच्छा क्या हुआ, अगर मैलेफिक प्लेनेट केंद्र में आ गया तो वो ज्यादा ठीक रहता है, उससे आदमी, उससे नीचता कम हो गई, मतलब उसको नेगेटिव रिजल्ट कम मिलेंगे। अब तो सर सन मैलेफिक में आता है? सन क्रूर ग्रह है, क्रूर, क्रूअल, बेनिफिक में ही आता है, शुभ ग्रह में नहीं है, मतलब बेनिफिक में नहीं आएगा। बेनिफिक में आपके जुपिटर, वीनस, ये तो है ही। अब मून के लिए भी मैंने आपको बताया था कि अष्टमी से अष्टमी तक, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की अष्टमी का मून है, वो ही अच्छा कहलाएगा। और मरकरी डुअल है, नेगेटिव प्लेनेट के साथ बैठ गया तो नेगेटिव बन जाता है।
बेनिफिक के साथ आ गया तो बेनिफिक बन जाएगा। अब राहु के लिए जो गोमेद स्टोन है, गोमेज, जैसे हर एक प्लेनेट के लिए है, जुपिटर के लिए येलो सफायर है, सन के लिए माणिक है, तो राहु के लिए गोमेज गोमेज से करते हैं। वीनस के लिए क्या बताया था मैंने? है जी, भूल गए? वीनस के लिए डायमंड। मार्च के लिए क्या बताया था? मूंगा। रेड कलर का होता है मूंगा। सैटर्न के लिए ब्लू सफायर, नीलम जिसे कहते हैं। अब सन से राहु से जो र्यूमेटिक पेन होता है ना मसल्स का, वो भी हम है ना इसी से देखते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं केतु। अब केतु के सर है नहीं, दोनों हाथ में तलवार है, तो केतु को कहते हैं कि मोक्ष का कारक है, सबसे इंपॉर्टेंट। मोक्ष कब मिलेगा? जब आदमी सेटिस्फाई होगा। तो जब उसके सर ही नहीं है तो वो सेटिस्फाई है। फिर ये स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताता हूं कि जहां पे केतु बैठेगा वहां से डिटैचमेंट कराता है। अगर केतु सेकंड हाउस में बैठ गया तो आदमी परिवार से दूर चला जाता है, उसकी वेल्थ के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। तो उसको फिर क्या होता है, इसका देखिए उपाय भी बताता हूं। स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है, तो वो पूजा पाठ में अगर रहेगा ना तो केतु के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाते हैं। अब केतु को क्या सीजर भी कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये 4 कनेक्शन बताया। सैटर्न मैंने बताया था प्रोफेशन का कारक है। अगर सैटर्न का केतु से कनेक्शन आ गया, केतु इज सीजर, तो उसके प्रोफेशन में वो रोड़े मारेगा, अड़ंगे लगाता है। तो अब केतु के ग्रह मैंने नक्षत्र कौन कौन से बताए थे, बताइए। है जी, मघा, अश्विनी और मूला। अश्विनी, मघा, अश्विनी, मूला। मेघा, मूला। मूला। सबसे जो पहला नक्षत्र है वो केतु का ही है। मघा। पहला, 10वां और 9 का ग्रुप बना लीजिए, 9 दूनी 18 और 19वां नक्षत्र, तो वो आपको केतु का ही मिलेगा, अश्विनी, मघा, मूला। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं कि मैंने आपको जैसे 4 पद भी होते हैं नक्षत्र में, है ना। नक्षत्र का जब मैंने आपको बताया था तो जैसे हम लें अश्विनी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसमें केतु के जैसे हमने ली राशि, सबसे पहले कौन सी राशि है बताइए? मेष। कितनी डिग्री होगी? 30 डिग्री। एक नक्षत्र की डिग्री कितनी होती है? 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है ना। अब 2 नक्षत्र की कितनी हो जाएगी? 26 डिग्री 40 मिनट। तो अब 30 डिग्री में बैलेंस रह गया ना। कितना बैलेंस रह गया? 3 डिग्री 20 मिनट, ठीक है।
अब 13 डिग्री 20 मिनट के 4 चरण होते हैं और एक चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी जरूरी नहीं है कि 3 नक्षत्र पूरे के पूरे एक राशि में आ जाए। अब यहां क्या होता है, मेष राशि में 4 तो आएंगे आपको पूरे कंप्लीट अश्विनी के, 4 आ जाएंगे भरणी के, लेकिन कृतिका का एक चरण ही आता है। सिर्फ बाकी 3 चरण कृतिका के मेष के बाद जो दूसरी राशि है तौरस वृष राशि में चले जाते हैं। तो वहां 3 गए कृतिका के, उसके बाद कृतिका का है सूर्य, फिर आएगा रोहिणी नक्षत्र के 4 और मृगशिरा के, क्योंकि 4 मीन्स 13 डिग्री 20 मिनट, तो वहां पे फिर मृगशिरा के पूरे नक्षत्र नहीं आते। तो आप जब 4 राशियां लेते हो ना, 9 के ग्रुप बनते हैं, तो जब आप 4 राशि लोगे, 4 राशि कौन कौन सी हुई, मेष, तौरस, जेमिनी और कर्क, ये 4 राशि के अंदर एक ग्रुप पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब कर्क के बाद चालू होती है सिंह राशि। सिंह राशि से पहला चरण स्टार्ट होगा नक्षत्र का। ये मैं आपको आगे इनकी डिटेल बताऊंगा, अभी मैं इसलिए बता रहा हूं इतना। अब ये जो कर्क और सिंह है, यहां पे क्या कंप्लीट हो गया नक्षत्र, कर्क के अंदर कंप्लीट हो गया, चारों चरण मिला के पूरा नक्षत्र कंप्लीट। सिंह से पहला चरण स्टार्ट होगा, तो ये कहलाता है गंडमूल नक्षत्र। आया समझ? तो गंडमूल नक्षत्र में अगर किसी का जन्म होता है ना, तो उसका पूजा पाठ कराना पड़ता है, क्योंकि ये बॉर्डर के बीच के अंदर जन्म हुआ है। अब आखिरी नक्षत्र है रेवती, पहला नक्षत्र है अश्विनी, तो अश्विनी और रेवती ये गंडमूल नक्षत्र हो गए। इनमें जन्म होगा तो गंडमूल की पूजा करानी पड़ती है। ठीक है? कोई हाँ ना तो बोला करो, मैंने कोई म्यूट थोड़ा कर रखा है आप लोगों को। कनेक्ट कर रहे हैं सर, है जी? रिवाइज कीजिए। क्या चीज? एक बार रिवाइज कर। देखिए मैं ना कोई ज्यादा तेज नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, क्योंकि बीच के अंदर हमने कई चीजें मिस कर दी ना, क्योंकि वो क्लास कराना, अब अपनी क्या है, उधर की तो क्लास कोई है नहीं, तो अब अपन आराम से चलेंगे। और होगा तो एक दिन छोड़ के, नहीं तो मेरे तो कोई नहीं है, मैं शाम को आपको डेली भी अगर कहोगे तो डेली भी अपन करके थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे, नहीं तो एक अल्टरनेट तो चल ही लेंगे। तो फिर आपको क्या है कि आपको अच्छी तरह ये फिर पकड़ में आने लग जाएगी। तो नक्षत्र है, मुहूर्त है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत चीजें हैं, और नक्षत्र भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन केतु, क्या केतु भी प्लेनेट है क्या? नहीं है ना केतु प्लेनेट, राहु केतु को मैंने कहा कोई प्लेनेट ही नहीं है। आप अगर शाम को जब सनसेट होता है तो उसके पास अगर देखोगे ना, तो आपको वीनस और मरकरी तो जरूर दिख जाएंगे, राहु केतु कभी नहीं दिखते, क्योंकि ये एक शैडो प्लेनेट है। अब बॉडी पार्ट अगर देखें तो केतु से, मरकरी से भी स्किन रिलेटेड डिजीज होती हैं, और केतु से भी स्किन रिलेटेड डिजीज होती हैं। ये अब मैंने बताया डिटैचमेंट, अलगाववाद, उसका कारक है। तो ये मतलब किसका हो गया? सौरों का। ये क्या, प्लेनेट के सिग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने, ये बहुत काम आते हैं। कि अगर मंगल है, एनर्जी है, अब मंगल अभी मेष कर्क राशि में चल रहा है, कर्क राशि जल तत्व है, तो वहां जाके वो ठंडा हो गया। अब आग के गोले को पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? डेप्लीटेड हो गया।
अब केतु का जो कलर है वो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट भी कहते हैं, ग्रे कलर भी कहते हैं इसको। तो जनरली क्या इसकी रेमेडी होती है कि काला सफेद कुत्ता होता है उसको आप रोटी खिलाओ, ब्लाइंड पर्सन की मदद करो, गरीबों को खाना खिलाइए। जो लेप्रोसी वाले पेशेंट होते हैं ना उनकी हेल्प करना सबसे बड़ा केतु की रेमेडी होती है। लेप्रोसी जानते हो ना आप लोग? जी सर, मतलब कैसे उनका मेडिकेशन करके या कैसे उनको हेल्प कैसे करेंगे, मेडिकेशन करके करेंगे या नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मतलब आपने कहा कि केतु के लिए हाँ, रेमेडी। हेलो, नहीं, रेमेडी क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, रेमेडी की बात कर रही हूँ कि अगर उनकी मदद करनी है तो मतलब कैसे करना है, मेडिकेशन देखिए जो कैसे करना नहीं, है? अगर आप है ना, जैसे इनका क्या कंबल का डोनेशन है गरीबों को, अच्छा, वो देते हैं तो वो भी रेमेडी है। ब्लाइंड पर्सन की आप हेल्प कर दें, उनकी जितनी मदद हो जाए, फाइनेंस में कर दें, पैसे वगैरह से कर दें तो वो भी हेल्प हो गई। अगर गरीब है उसको खाना खिला दीजिए। खाना भोजन कराना किसी भी रिक्वायर्ड पर्सन को सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि जो भूखा आदमी जब भोजन करता है ना तो उसकी जो आपके प्रति जो एक अच्छी भावना प्रकट होती है ना, जब उसके, क्योंकि भोजन एनर्जी है। राइट राइट, अब लेप्रोसी वाले जो पेशेंट होते हैं ना उनके क्या होता है कि काफी सारे बॉडी में घाव हो जाते हैं, तो उनकी क्या है कि मेडिकेशन होता है, उनको भी खाना खिलाना, उनकी कई चीजें हैं। तो लोग तो उनको क्या है दूर रखते हैं, उनके आश्रम बना दिए आजकल, उनको तो टच ही नहीं करते। तो वो जो लेप्रोसी वाले हैं उनकी मदद करना केतु का बहुत बड़ा कहते हैं कि एक रेमेडी है। दूसरी मैं आपको इसकी रेमेडी बताता हूं। अगर किसी के केतु, देखिए मैंने जो कनेक्शन बता दिया वो उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस किसी के कोई समस्या आ रही है वो देखिए, अगर केतु कनेक्ट है, और केतु देखिए उस हॉरोस्कोप में किस हाउस में है, मान लीजिए 3rd हाउस में है, तो एक सिंपल रेमेडी बता रहा हूं। लेसन होता है ना, लेसन, उसकी अगर 3rd हाउस में 3 पूली लेके आप फ्लश कर दीजिए। दूसरा है इसका केतु गजानन जी, गणेश जी के भी उनके लॉर्ड वही हैं। तो वेनसडे जाके गजानन जी को अगर दुर्बा चढ़ाते हैं ना घास, तो भी है केतु की रेमेडी। ओके, और लेसन की 3 पूली, और इसके लिए क्या होता है कि एक कैटाई वाला स्टोन आता है जो आधा काला आधा सफेद होता है, वो भी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के अंदर अगर कोई प्लेनेट है या कोई लॉर्डशिप है, उसका कभी रत्न धारण नहीं करते, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज, सर एक बार रिपीट करें, किसका किसका 6th रत्न हाउस, धारण नहीं करते? 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस नेगेटिव हाउसेस। ये देखिए, ये 6th हाउस, ये 6th हाउस, ये रोग रिपु ऋण, ये 8th हाउस सारे लफड़ों का, बीमारी का, आयु का स्थान, मार्केश कहलाता है। ये 12th हाउस, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, विदेश यात्रा, खर्चा, फालतू के खर्चे कराना, ये 3 हाउसेज हैं। इनके लॉर्डशिप, इनके प्लेनेट कभी भी इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि ये जो रत्न धारण की रेमेडी बताते हैं ना, तो उसके लिए बहुत सारी आजकल थ्योरी चलती है। इससे बेटर ये होता है, अच्छे प्लेनेट हैं जो 159 या केंद्र के, उनका दान मत करिए, और जो खराब आपको दे रहा है उनका दान करो, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इंस्टीड ऑफ हीरिंग एनी स्टोन वगैरह। तो दान करने से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होते हैं। अब केतु के मैंने मेन जो है स्पिरिचुअलिटी का, डिटैचमेंट का, सौरों का। अब जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका कारक भी केतु है। अभी ये देखिए आप,
एआई कब डेवलप हुआ? सबसे ज्यादा कोरोना के बाद चला है। टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मर्करी भी इससे कनेक्टेड है। इंटेलिजेंस नहीं होगा तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? लेकिन कोडिंग, जो कोडिंग होती है वो भी, अगर किसी के प्रोफेशन में सैटर्न और केतु कनेक्टेड है तो वो कोडिंग में भी जा सकता है, वो जुडिशरी में भी जा सकता है। क्योंकि क्या, देखिए, शनि है ब्लैक कलर, ये काला सफेद है, तो इससे वकालत भी देखी जाती है, लॉ भी देखा जाता है। अब दूसरी एक और चीज है, जो फ्लैग है ना, वो भी केतु है। ठीक है, तो ये तो अपने हो गए 9 प्लेनेट। या आज क्लास 8 नंबर कौन सी है? याद है आपको ये राशियां? किस भाई, किस किस को ऑनेस्टली बताओ, किस किस को याद नहीं है? क्योंकि ये जब आपको याद हो जाएंगी ना, तो और इनके लॉर्ड, तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। अब देखिए, पहली मेष, मैंने क्या है, हिंदी की टाइप है मेरे से होती नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश में ही लिख दिया। पहली मेष है, दूसरी वृष है, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, फिर मकर, फिर कुंभ, फिर पाइसेस। अब सन एग्जॉल्टेड हुआ मेष राशि में, तो 7th राशि के अंदर वो डेबिलिटेड हो जाएगा। सही कह रहा हूं कि गलत है? सर अब हम देखें टॉरस की, तो जो बैल होता है ना, बैल, ऑक्स, ऑक्स नहीं कह रहा हूं, ऑक्स, बैल और ऑक्स में फर्क होता है। तो टॉरस को बैल से डिनोट करते हैं। और इसके लॉर्ड कौन है? वीनस। अब 30 डिग्री से 60 डिग्री तक का इसका दायरा होता है। ये एक सर्कल होता है ना, उसके अंदर होता है इसका डिवीजन। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। यस सर। अब यहां पे एग्जॉल्टेड कौन सी राशि हो, कौन सा प्लेनेट होगा बताओ? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो प्लेनेट है क्या भैया? सॉरी। देखो, साथ साथ में क्या है, रजिस्टर बना लो, उसमें नोट करते रहोगे ना, तो आपको रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी। बताओ बताओ, मैंने आपको सब बताया हुआ है। जुपिटर। जुपिटर कैंसर में होता है। मून, मून। मून। देखो आप लोग पढ़ते रहोगे ना तो ठीक रहेगा, नहीं तो क्या है, फिर आपको ही समस्या आएगी। अभी इसका डायरेक्शन, इसका जो होगा 60 डिग्री से 90 डिग्री। अब इसके अंदर है ना, कोई भी उच्च का होता है ना नीच का होता है। और इसका लॉर्ड कौन है? मरकरी। तो लॉर्ड तो याद किए कि नहीं किए अभी तक? कैंसर के लिए मून 92 120, यहां पे जुपिटर एग्जॉल्टेड होगा। एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, आप है ना
ये डेली है ना, अखबार में या मोबाइल पे पंचांग देखा करो और ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट देखो। अभी जुपिटर चल रहा है तौरस से, फिर वो आएगा 15 के बाद मिथुन के अंदर, उसके बाद कर्क में आएगा, थोड़े दिन रहेगा, फिर रिट्रोग्रेड हो जाएगा। तो वहां वो उच्च का हो रहा है। अब जब जुपिटर या कोई भी प्लेनेट अपनी एग्जॉल्टेशन की राशि की तरफ जाता है ना, तो वो पावरफुल हो जाता है, अच्छे रिजल्ट। अब शुभ प्लेनेट है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग न्यूज तो देख रहे हो, अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नए बनने वाले हैं, ऑर्डर हो गए, तो उनका जब नाम गया तो वो पहले पावरफुल हो गए ना। ऑर्डर होगा, अब वो शपथ लेंगे 14-15 तारीख को, तब सीट पे आएंगे। लेकिन उनका जैसे ही कॉलेजियम ने नाम भेजा तो पावर तो वैसे ही आ गई। अब अगर कोई प्लेनेट अपनी नीच की राशि की तरफ जा रहा है तो वो पहले ही वीक हो जाता है। और जैसे जुपिटर कोरोना के पहले, कोरोना मकर राशि में नीच का था जुपिटर, तो कोई मकर में पहुंचा तब तो ना कोरोना, उसके पहले से ही ये बीमारी चालू हो गई। क्योंकि जुपिटर खुशहाली का भी कारक है, वेलबींग का कारक है, हैप्पीनेस का कारक है। तो प्लेनेट, शुभ प्लेनेट, मतलब जुपिटर को आप अमृत समझ सकते हो। जुपिटर की जहां दृष्टि पड़ गई वो हाउस है ना, मतलब बहुत अच्छा हाउस बन जाता है। इसकी दृष्टि गंगा जल की तरह है। तो जुपिटर यहां पे, अब शनि की दृष्टियां खराब है, लेकिन उसमें यह भी देखा जाता है कि शनि अगर एफ्लिक्टेड है या किसी से जुपिटर से कनेक्ट हो गया तो वहां पे इफेक्ट कम आ जाते हैं। अब सन है, सन का लॉर्ड होता है लियो, सॉरी, इसका लॉर्ड है सन। सन। ये 5, अब मैं ये डिग्री क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप एफिमेरिस देखोगे ना तो वहां कई बार ऐसे लिखा होता है 3s 22.22 डिग्री 26 मिनट। इसका क्या मतलब हुआ, समझे आप? 3s माने 3 साइन पास। 3 साइन कौन कौन से हुए? जेमिनी। अब प्लेनेट कैंसर में है 22 डिग्री 26 मिनट पे। तो एफिमेरिस के अंदर इस तरह लिखा होता है। इसलिए हमको ये कौन से राशि की ज्यूरिडिक्शन कितना है, स्टेशनों का होता है किलोमीटर। अब हम कहेंगे भाई दिल्ली के अंदर, दिल्ली से दिल्ली सराय रोला 25 किलोमीटर है, तो यहां सर्कुलर पाथ है, इसलिए हम यहां डिग्री में लिखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको ये पता लगे कि कौन सी राशि की डिग्री कितनी से कितनी होती है। अब लियो के अंदर कोई प्लेनेट होता है क्या एग्जॉल्टेड? होता है। इसके बाद मैं एक और चीज बताऊंगा, मूल त्रिकोण की भी। एग्जॉल्टेशन, मूल त्रिकोण और खुद के घर में, वहां प्लेनेट पावरफुल होता है। सबसे ज्यादा पावर होगा फुल एग्जॉल्टेड में, उसके बाद मूल त्रिकोण में, उसके बाद खुद के घर में। तो विर्गो के अंदर मरकरी एग्जॉल्टेड हुआ। लिब्रा की लॉर्ड कौन हुआ? वीनस। और इसकी क्या राशि यहां पे 180 से 210। यहां पे कौन सा होता है एग्जॉल्टेड, बताओ? सैटर्न। अब मैं अगली क्लास के अंदर भाई सबसे पूछूंगा पहले, ठीक है? पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मेरे तो पढ़ाना ही बेकार हो जाएगा। स्कॉर्पियो का है मार्स 210 से 240 डिग्री। अब यहां मेरे को बताइए कौन सा डेबिलिटेड होगा? मून एग्जॉल्टेड था तो मून डेबिलिटेड हो जाएगा ना, उससे 7वीं राशि है।
है ना, समझ आया? हेलो, जी सर। अब सैगिटेरियस के अंदर इसका लॉर्ड है जुपिटर, ये 240 डिग्री से 270, और यहां पे एग्जॉल्टेड डेबिलिटेशन का कोई आएगा, क्योंकि मिथुन के अंदर कोई नहीं होता। कैप्रिकॉर्न के अंदर, मकर के अंदर ये सैटर्न की राशि है। टू 270 से 300 डिग्री, और यहां पे जुपिटर डेबिलिटेड हो जाता है, जबकि मार्स एग्जॉल्टेड होता है। और एक्वेरियस भी सैटर्न की राशि है। अब यहां पे बताइए कुंभ के अंदर क्या लिखे हैं अपन, कौन सा एग्जॉल्टेड डेबिलिटेड है? क्योंकि सिंह राशि के अंदर कोई एग्जॉल्टेड डेबिलिटेशन नहीं हुआ ना, तो उससे 7वीं राशि यही है। पाइसेस जुपिटर की राशि है। (330 से 360 डिग्री), और यहां पे वीनस एग्जॉल्टेड होता है। तो वीनस डेबिलिटेड अपनी 7वीं राशि में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो जहां मरकरी एग्जॉल्टेड है वहां वीनस डेबिलिटेड हो गया। अब सन एग्जॉल्टेड एरिस में था, तो लिब्रा के अंदर डेबिलिटेड हो गया। मून एग्जॉल्टेड टॉरस में है, तो स्कॉर्पियो के अंदर डेबिलिटेड हो गया। सैटर्न लिब्रा में, तो जो मंगल की राशि है एरिस, वहां पे सैटर्न डेबिलिटेड हो गया। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट लेंगे अपन, बिल्कुल राशि से चालू करेंगे। किसी को डाउट हो तो यहां पूछ लें। एक 1.5 घंटा हो गया लगभग, तो मैंने कहा आज यहाँ पे थोड़ा अपन रोक लेते हैं ना। यस सर। कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी डाल देता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है? सर अपनी जैसे एरीज का शेप बताया, है जी? टॉरस का बेल बताया। हाँ। सर आपने एरीज का शेप बताया, टॉरस का बेल बताया, जी, वैसे जेमिनी, कैंसर, लियो, ये भी सब डिटेल में करेंगे अगले सेशन में। अभी तो मैंने इनकी कौन सा डेबिलिटेड है, इनका क्या लॉर्ड है, एक ब्रीफ बताया, क्योंकि ओके। कम से कम है ना 2 अपना सेशन चलेगा इनकी राशियों के ऊपर, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है ना। क्योंकि हाँ। मिथुन है, इसलिए हाँ, वो पेड़ में है। अब इनके क्या है, अग्नि फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एयर है, वाटर एलिमेंट है। फिर इनके मतलब मूवेबल साइन, डुअल साइन, फिक्स साइन, ये सब चीजें हैं। तो मैंने कहा आज हो गया काफी, तो अब अपन अगली क्लास में ले लेंगे, क्योंकि ये क्या चीजें है ना, याद एक बार करनी पड़ेंगी आपको, साथ साथ याद करते रहो। सर इसका चार्टिंग करना चाहते हैं, पर इसमें डिटेल्स इतने हैं, तो चार्टिंग कैसे करेंगे? तो इसमें बहुत सारा है जी? ऐड होती है। थोड़ा आवाज धीमी आ रही है, क्या कह रहे हैं? चार्टिंग अगर करेंगे, चार्ट अगर इसका बनी है, चार्ट बनाना है,
नहीं बना सकते हैं, तो बहुत सारे डिटेल्स है ना उसमें, मतलब देखिए चार्ट बना बनाने के लिए पहले आपको जीएमटी, सकते लोकल मील टाइम, साइडेरियल टाइम एट इपोक, उसके बाद असेंडेंट निकालना, फिर 10th हाउस, फिर एफिमेरिस देख के प्लेनेट लगाने पड़ते हैं। अगर आप लोग आजकल सॉफ्टवेयर आ गया इसलिए वो मैंने नहीं लिया, नहीं तो वो भी मैं सिखा दूंगा। क्योंकि जीएमटी अपना होता है ग्रीनविच मेरिडियन से 0 डिग्री से अपना है 82 डिग्री 30 मिनट आईएसटी, वो 5.5 घंटे का डिफरेंस है। अब अपना कोई मान लीजिए कोई प्लेस है, उसके लैंगिट्यूड दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। उसमें सिंपल चीज ये है कि 360 डिग्री का जो अर्थ रोटेट कर रही है वो 24 आवर्स में कर रही है, तो 1 डिग्री कितने टाइम में कर रही है। तो अब मान लीजिए मैक्सिको में किसी का बर्थ हुआ, किसी का ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो वो सारे करेक्शन निकालना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब सॉफ्टवेयर आ गए इसलिए उसको करते नहीं, लेकिन जब वर्गा चार्ट अपन पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स आती है। वर्गा चार्ट कैसे बनाएंगे, जैसे नवांशा की बात आई, तो राशियों की जो डिग्री है, अब 30 डिग्री को आप 9 से भाग दीजिए, तो 3 डिग्री 20 मिनट एक नवांशा पड़ा। अब प्लेनेट 3 डिग्री 20 मिनट और 0 डिग्री बीच में, तो पहले नवांशा में गया, तो उसकी कैलकुलेशन, उसका फार्मूला है। फिर विंशोत्तरी दशा निकालने का है। तो मैथमेटिक्स, फिर भी अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं इसके। नहीं तो क्या होता है कि नवांशा समझ नहीं आएगा कि नवांशा है क्या। नवांशा 1/9 पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। होरा चार्ट है, मतलब 2 में डिवाइड कर दिया, सिर्फ 15-15 डिग्री के। 22वां दृष्कांड D3 के अंदर मृत्यु तुल कष्ट देता है। तो D3 है क्या, 30 डिग्री के 10-10 डिग्री के 3 डिवीजन की प्लेनेट कहां पे है, उस दृष्कांड में जाएगा। तो इन सब के एक फॉर्मूले हैं। देखिए क्या है कि मैंने ये मैथमेटिकल 87-88 में कैलकुलेटर से कर लेता था, किताब पढ़ पढ़ के सीखा था मैंने। फिर बाद में मेरे को जब ये दिल्ली में केएन राव का एक इंस्टीट्यूट है, भारतीय विद्या भवन, वहां पे क्लासें लगती थी, तो फिर वो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद एक उदयपुर में भी इंस्टीट्यूट है, वो अभी भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन, लेकिन वहां ज्वाइन किया, लेकिन मजा नहीं आया। लेकिन ये था कि भाई एक सिलेबस मिल जाता है ना, कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें पढ़नी है। आज आप देखो कम से कम मेरे पास कोई 100-150 एस्ट्रोलॉजी किताबें होंगी, 100-150 के ऊपर, और एंडलेस है ये। लाल किताब आ गई रूपचंद जोशी की, कृष्णामूर्ति पद्धति केपी जी ने दे दी, भृगुनंदी नाड़ी आ गई, सबका जो मदर है वो पाराशर है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो अभी हम वैदिक पढ़ रहे हैं। जब ये आपको समझ आने लगेगी फिर मैं आपको केपी भी बता दूंगा। केपी से प्रिडिक्शन आप डेट और टाइम तक निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप थोड़ा इनको क्या लर्न करो आप, फिर आपको क्या है कि इंटरेस्ट आएगा, समझ आने लगेगा। नहीं तो मैं तो बोलता जाऊंगा, आपके ऊपर से सब निकल जाएगा। ठीक है, यस सर, यस, थैंक यू सर, ओके, गुड नाइट। Thank you. गुड नाइट।